चोरी करे तो जी हमें एनआरओ दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया, कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने से वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है, करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगा। वजीर आज़म इमरान खान। फलाही रियासत का बड़ा मंसूबा। वजीर आज़म ने बहावलपुर डिवीज़न के लिए नया पाकिस्तान सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। रहीम यार खान। बहावलपुर और बहावल नगर के 1 करोड़ 5 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। लंदन में मुकीम नवाज शरीफ ने वापसी के बजाय मेडिकल रिपोर्ट भिजवा दी। वाशिंगटन के डॉक्टर ने शदीद ज़हनी दबाव करार देकर नवाज शरीफ को सफर से रोक दिया। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। जाली रिपोर्ट्स का मकसद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और कवानीन का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं। अमेरिका में मुकीम डॉक्टर ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की। अदालत इन जाली रिपोर्ट्स का नोटिस ले। नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता है कि वो अवाम का पैसा वापस करें और लंदन में जिंदगी गुजारें। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। बल्दियाती इदारे तहलील करने का सिंध हुकूमत का इख्तियार खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती कानून की शिक 74 और 75 कल अदम करार दे दी। मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद शहरी हुकूमत के इख्तियारात हैं। सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के कवानीन को आइन के मुताबिक ढाले। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला। जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे से आज सुबकदोश हो रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल कल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराजात लगाकर वापस कर दी। अदालत उज़्मा पहले ही फैसला दे चुकी और नजरसानी दरख्वास्तें भी खारिज हो चुकी। दोबारा समाअत नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार ऑफिस। यूसुफ रजा गिलानी का बतौर अपोजिशन लीडर सेनेट इस्तीफा ड्रामा है। ये अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। स्टेट बैंक पार्लियामेंट के ताबे रहेगा। कौम को गुमराह करने की कोशिश न की जाए। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐवान में इजहार ख्याल। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मामले के इंचार्ज मुकर्रर। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में अकबर एस बाबर का झूठ बेनकाब हुआ। तमाम दावे गलत साबित हुए। इसराइल और भारत से फंड लेने के ताने देने वाले मरियम और बिलावल पार्टी अकाउंट्स का हिसाब दें। वजीर ममलिकत इत्तलात फरूख हबीब। हायर एजुकेशन कमीशन ऑनलाइन फासलाती तालीमी पॉलिसी का जल्द नफाज करे। सस्ती तालीम से इस्तेफादे के लिए जामियात वर्चुअल तालीमी निज़ाम को बढ़ाएं। तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए जामियात स्किल डेवलपमेंट और IT तालीम पर तवज्जो दें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वजीर खारिजा की मुलाकात। तापी गैस पाइपलाइन और इलाकाई रवाबित की बेहतरी के मंसूबों पर तबादला ख्याल। नायब वजीर खारिजा की खित्ते में इस्तेहकाम, बिलखुसूस अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए भरपूर किरदार की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के निशाने पर। जनवरी में 22 कश्मीरी शहीद। पुरअमन मुजाहिरीन पर ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 17 शदीद जख्मी हुए। सियासी कारकुनों, नौजवानों और तलबा समेत 45 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। काबिज फौज ने 7 मकानात भी तबाह कर दिए। भारत में अक़लियतों का जीना मुहाल। नई दिल्ली में हिंदू गुंडों ने सिख लड़की को ज्यादती का निशाना बना डाला। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सिख बिरादरी सरापा एहतजाज। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में वज़ीर आला योगी ने मुसलमानों के इस्तेहसाल को मंशूर का हिस्सा बना लिया। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में अमेरिका और रूस के नुमाइंदों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। यूक्रेन की सूरत हाल पर इजलास। मॉस्को का वाशिंगटन के सामने सरेंडर से साफ इनकार। यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तैयारी। बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा है, अमरीकी सफीर।
14 फरवरी तक कोरोना वैक्सीनेशन की घर घर मुहिम, 55,000 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 25 लाख अफराद को बूस्टर डोज लगा चुके, अवाम हर सूरत वैक्सीनेशन कराएं। वफाकी वजीर असद उमर और मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 32 अमवात, 5,327 नए केसेज रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्बत केसेज की शरह 27.27%, कराची में 23.38, पेशावर में 22.52, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 18.21, हैदराबाद में 17.98, लाहौर 13.53, इस्लामाबाद 12.76 और रावलपिंडी में 9.68% रिकॉर्ड। कराची में PSL 7 का 8वां मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी, मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ये लगी पैड पर। चीन में सरमाई ओलंपिक्स के आगाज में 3 दिन बाकी खेलों में हिस्सा लेने वाले निस्फ से जायद वफूद बीजिंग पहुंच गए। गेम्स में पाकिस्तान का एक एथलीट अल्पाइन स्कीइंग में शिरकत करेगा। ओलंपिक मुकाबले 4 से 20 फरवरी तक जारी रहेंगे। गवादर में छठी नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप इवेंट के दूसरे रोज जूनियर रोड रेस और टीम टाइम ट्रायल के मुकाबले हुए। तलबा और तालिबात समेत शहरियों की बड़ी तादाद इवेंट से लुत्फानंदोज। मर्द और खवातीन की रोड रेसेस कल होंगी। पाकिस्तान का इंतहाई बुलंदी पर वाक़ई शमशाल गांव भी 4G से मुंसलिक। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज गांव के तलबा भी अब इंटरनेट एजुकेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। और मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में कल से बारिश की पेशगोई, बर्फबारी के साथ तेज हवा और आंधी मुतवक्के। बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम नदीम अंजुम है। मेरी मिसेस को दिल का मसला हो गया था और हमारा एक बहुत अच्छे प्राइवेट अस्पताल से कौमी सेहत कार्ड से इलाज हो रहा है। हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये सहूलत दी और हमारा इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है। एहलियत की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पर SMS करें। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। तफसीली खबरों के आगाज़ में सबसे पहले आपको आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। ये चोरी करें तो इन्हें NRO मिल जाता है, जबकि मामूली जुराइम वाले जेलों में पड़े रहते हैं। ऐसी सूरत हाल मुल्कों की तबाही का बायस होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात बहावलपुर में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हमारी जिद्दोजहद कानून की बालादस्ती और फलाही रियासत के लिए है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। बहावलपुर पंजाब का 5वां डिवीजन है जहां पर कौमी सेहत कार्ड का इजरा हुआ है। हुकूमत के इनकलाबी प्रोग्राम में बहावलपुर डिवीजन की शिरकत के बाद पंजाब में सेहत कार्ड से मुस्तफीद होने वाले अहल घरानों और अफराद की तादाद 63% हो गई है। 31 मार्च तक पंजाब भर में ये सहूलत मैसर कर दी जाएगी। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। करप्शन के खिलाफ पूरी कौम को मिलकर लड़ना होगा। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो,
गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। ये है हमारी असल स्ट्रगल, पूरी कौम मिलकर लड़ती है इससे। सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर से पूछे जी कि बच्चों के पास अरबों रुपया किधर से आया, कहता जी मुझे तो नहीं पता, मेरे बच्चों से पूछो। बच्चों से पूछने जाए वो कहते जी हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। वजीर आजम ने कहा कि मारूफ आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल के 3 मुल्कों में शामिल किया है। इकोनॉमिस्ट का नॉर्मलसी इंडेक्स, कि इसके बावजूद जिस मुल्क ने अपने लोगों को बेहतरीन तरीके से कोरोना से भी बचाया और अपनी माइशत को भी बचाया, ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है। पसमानदा इलाकों की तरक्की और कमजोर तबके की फलाह को हुकूमत की अवलीन तरजीह करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि माजी में जनूबी पंजाब के अवाम के साथ नाइंसाफी की गई, हम इनका अजाला करेंगे। अब दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी। हम अपने सारे पंजाब के और पख्तूनख्वा, इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स है, और जो कोलिशन गवर्नमेंट बलूचिस्तान में भी है, वहाँ हम सारे ख़ानदानों को हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। पंजाब के वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी सेहत कार्ड की सहूलत से फायदा उठाने के लिए बहावलपुर डिवीजन के 100 अस्पताल पैनल पर रखे गए हैं। अब तक पंजाब के 3.5 करोड़ खानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो चुके हैं। विफाकी वजीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार ने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सेहत के शोबे में इनकलाबी कदम है, जिससे हर घर मुस्तफीद होगा। वजीर आजम इमरान खान ने इस मौके पर बहावलपुर डिवीजन के लिए कौमी सेहत कार्ड का बाकायदा इजरा किया। सेहत कार्ड के इजरा से रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के इजला के 1 करोड़ 5 लाख से जायद अफराद मुस्तफीद होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसके मुताबिक मुआलिजीन ने उन्हें पाकिस्तान के सफ़र से इज्तनाब की हिदायत की है। मेडिकल रिपोर्ट वाशिंगटन के डॉक्टर फयाज शाल ने तैयार की है। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ अपनी अहलिया के इंतकाल के बाद शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं, इसलिए उन्हें एंजियोग्राफी के बगैर पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। नवाज शरीफ अगर इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो दिल की बीमारी के बायस उनकी हालत बिगड़ भी सकती है। रिपोर्ट में कोरोना की वबा को मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ा खतरा करार दिया गया है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को लंदन में अपनी इलाजगाह के करीब वक्त गुजारने की हिदायत की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त दी थी। नवाज शरीफ की जाली मेडिकल रिपोर्ट पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। शरीफ खानदान जाली रिपोर्ट्स भेजने का सिलसिला बंद करे। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि नवाज शरीफ के पास आसान रास्ता यही है कि वो पाकिस्तान के अवाम का पैसा वापस करें और इसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनसे सवाए इसके कि आप पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का, पाकिस्तान के कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। सारी दुनिया को बताया गया कि नवाज शरीफ के डॉक्टर्स लंदन में मौजूद हैं। अब मेडिकल रिपोर्ट अमेरिका के डॉक्टर से लिखवा ली है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने अपने ट्वीट में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद नून लीग के उन तमाम रहनुमाओं के बयानात झूठ हो गए जो कह रहे थे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। रिपोर्ट ये बयान कर रही है कि नवाज शरीफ को जेल जाने से डर लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की शिक 74 और 75 को कलअदम करार देते हुए उन्हें आइन के मुताबिक ढालने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिंध मकामी हुकूमतों के कानून से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। अदालत ने करार दिया कि बल्दियाती इदारों के तहत आने वाला कोई मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद करना मकामी हुकूमतों का इख्तियार है। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे तश्कील देने और उनसे काम के बेहतरीन रवाबित कायम करने की पाबंद है। अदालत उज़्मा ने सिंध हुकूमत को मकामी हुकूमतों को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने और उन्हें बर वक्त वाजिबात की अदायगी का हुक्म दिया है।
فیصلے میں لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لاڑکانہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور واٹر بورڈ کے قوانین میں ضروری ترامیم کی ہدایت کی گئی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے سندھ میں مقامی حکومتوں کے قانون سے متعلق MQM کی درخواست پر 26 اکتوبر 2020 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ وفاقی وزراء نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی ضروری ہے۔ سندھ حکومت فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ سندھ حکومت بلدیاتی نظام سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ سندھ حکومت بلدیاتی نظام سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر منوعین عمل کرے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبائی مالیاتی ایوارڈ اور مقامی حکومتوں کے اختیارات اگر صحیح معنوں میں نافذ ہو گئے تو 18ویں ترمیم سے پیدا ہونے والی اختیارات کی مرکزیت ختم ہوگی اور ایک جمہوری نظام جنم لے گا۔ فیصلے پر بات کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے موقف کی تائید ہے۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سندھ حکومت کا بنایا گیا قانون آئین سے متصادم اور نقائص سے بھرپور ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کی ترقی کے لیے صحیح معنوں میں با اختیار بلدیاتی نظام کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سندھ میں با اختیار بلدیاتی نظام کے حوالے سے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وزیر بحری امور علی زیدی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عدالت نے زرداری مافیا کے کالے قانون پر سنجیدگی سے مشاہدہ کیا۔ آرٹیکل 144A کے تحت مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے کا فیصلہ خوشائند ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے بنیادی مسائل کا حل صرف با اختیار بلدیاتی نظام میں ہے۔ مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو اختیارات کی منتقلی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سعید امین الحق نے بھی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے سندھ میں تمام اختیارات صوبائی حکومت نے عوامی نمائندوں سے چھین کر اپنے پاس رکھ لیے۔ عدالت عظمیٰ نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے اداروں کو مضبوط کرنے کا فیصلہ دیا ہے۔ شاہ رخ شفیع، PTV نیوز۔ اور ناظرین، پیپلز پارٹی حکومت کی جانب سے سندھ میں بلدیاتی نظام کی اپوزیشن جماعتوں نے بھرپور مخالفت کی ہے۔ اس نظام سے اختیارات کیسے سلب کیے گئے، جانتے ہیں محمد زبیر الدین سے۔ طویل عرصے سے صوبہ سندھ میں برسر اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت بلدیاتی اختیارات کا مرکزی اور مجموعی حصہ صوبائی حکومت کو اس طرز پر منتقل کر دیا کہ صوبائی حکومت کسی بھی وقت کسی بھی کونسل کا نہ صرف کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے بلکہ جاری کمرشل اسکیمیں بھی صوبائی نگرانی میں ہی لے لی گئیں۔ سیکشن 77(6) کے تحت یونین کونسل معاہدوں کی تفصیل بھی صوبائی حکومت خود طے کرے گی، جبکہ سیکشن 90 کے تحت صوبائی حکومت افسروں کے ذریعے بلدیاتی کونسلرز کی کارکردگی جانچے گی۔ عوامی مسائل کے حل کی دعوے دار پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس برے انداز میں بلدیاتی محکموں کو مفلوج کیا کہ بغیر صوبائی حکومت کی اجازت کے کونسل اپنے سرپلس پیسے بھی کسی مالیاتی ادارے میں نہیں رکھ سکتی، جبکہ کونسل کے فنڈز کو صوبائی حکومت اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے۔ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کی ترمیم میں مقامی سطح پر اختیارات میں اس حد تک قدغن لگائی گئی کہ کونسل کی تمام اسامیاں صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں، جبکہ میٹروپولیٹن کے اختیارات نہایت محدود کرتے ہوئے ہر معاملے میں صوبائی حکومت کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ بلدیاتی حکومت کے اختیارات نہایت ہی محدود کرنے پر صوبے کی تمام اپوزیشن جماعتیں مسلسل احتجاج پر رہیں اور عدالتی راہ اختیار کی، جبکہ اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے سے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی کی امید روشن ہوئی ہے۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ یوسف رضا گیلانی کا بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ استعفیٰ ڈرامہ ہے، وہ کبھی اپنی سیٹ نہیں چھوڑیں گے۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ سمجھوتہ کرنے والے قائد حزب اختلاف ہیں، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اسی بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد مظہر عباس۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اسٹیٹ بینک پارلیمنٹ کے تابع رہے گا۔ سابقہ حکومتوں میں بھی ایکٹ میں ترامیم ہوتی رہی ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ اس ادارے کو کسی کی غلامی میں دے دیا گیا ہے ہرگز درست نہیں ہے۔ یہ ادارہ کل بھی اس ایوان کے تابع تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا۔ موجودہ لیڈر آف دی اپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر؟ کیا یہ الیکشن کمیشن میں ان کی پٹیشن نہیں چل رہی؟ کیا یہ تاریخیں نہیں بھگت رہے؟ آج بھی الیکشن کمیشن نے ان کا کیس لگا ہوا ہے۔ جناب والا،
वीडियोस, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं। कायदे अवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि अपोजिशन के अंदर तकसीम है, ये सिर्फ डील और ढील पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन लीडर इस्तीफों की सियासत का खेल खत्म करें। कायदे अवान ने कहा कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर है। ऐवान का इजलास कश्मीर पर बहस के लिए मुख्तस किया जाए, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने जुमे को सेनेट इजलास कश्मीर पर बहस के लिए मुख्तस कर दिया। वक्फा सवालात में इंसानी हकूक की वफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा कि लापता अफराद की मुआवनत के हवाले से बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, अब बिल सेनेट में पेश होगा। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे के तहत जो दरिया हमारे पास हैं, इन पर डैम्स बना रहे हैं। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग को 300 मेगावाट तक बढ़ा दिया है और इसका दायरा कार मजीद बढ़ाया जा रहा है। सेनेट इजलास जुम्मा सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मामले का इंचार्ज बनाते हुए समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वजीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में अकबर एस बाबर के दावों का पोल खोल दिया है। मरियम और बिलावल अपने पार्टी अकाउंट्स का जवाब दें। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफसल। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब ने कहा कि अकबर एस बाबर फॉरेन फंडिंग का कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अकबर एस बाबर को केस से अलहदा करने के लिए पटिशन दायर कर दी है। उन्होंने कहा कि 64 करोड़ रुपए का नून लीग कोई जवाब नहीं दे सकी। हमने देखा कि 9 ऐसे अकाउंट्स हैं जो नून लीग ने खुफिया रखे हुए हैं। उनके बैंक अकाउंट्स में जो रकूम आती नहीं है, उसका जवाब आज तक जो है वो नून लीग ने नहीं दिया। इसी तरह 35 करोड़ रुपए की रकूम पीपल्स पार्टी के अकाउंट में ऐसी हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं। दोनों जमातों की वारदात का तरीका एक ही है। कानून के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात ने कहा कि नून लीग अदलिया पर हमले कर रही है। राना सनाउल्लाह का बयान उनकी पार्टी का बयानिया है। हालिया बयान राना सनाउल्लाह ने दिया है जजेस के हवाले से कि कोई शहबाज शरीफ के केसेस के खिलाफ कोई फैसला करे। भाई शहबाज शरीफ ने अगर चोरी की हुई है, वो अपने केसेस का हिसाब नहीं दे पा रहे शहबाज शरीफ, तो क्या नून लीग खड़ी होकर ये कहेगी कि जनाब हम अदालतों का घेराव करेंगे? ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदलिया के ऊपर एक और हमला है। अभी तक पूरी नून लीग की क़यादत में किसी जानिब से भी राना सनाउल्लाह के बयान से अपने आप को जो है वो ना जुदा किया गया, ना उसकी तरदीद की गई। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से डीजी लॉ ने कहा कि कुछ तफसीलात दे दी गई हैं, जबकि बाकी वॉल्यूम्स जल्द फ्राहम कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अब मामले को देखेंगे। जवाब दे और दरख्वास्त गुजार अपने जवाबात की कॉपी भी एक दूसरे को फ्राहम कर दें। केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात में कहा गया है कि ताहयात नाअहली के हवाले से अदालत उज़्मा पहले ही फैसला दे चुकी है और इस पर नज़रसानी दरख्वास्तें भी खारिज हो चुकी। किसी मुकदमे में फैसला हतमी शक्ल इख्तियार करने की सूरत में मामले की दोबारा समाअत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भवन ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ताहयात नाअहली को चैलेंज किया था। जस्टिस गुलजार अहमद 2 साल 1 माह और 13 रोज तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर रहने के बाद आज सुबकदोश हो रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल कल 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभालेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं एजाज हुसैन। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 7 माह और 15 रोज तक चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज रहेंगे। पंजाब के जिला खुशाब से ताल्लुक रखने वाले कदरे धीमे मिजाज के मालिक जस्टिस उमर अता बंदियाल का शुमार आला अदलिया के उन जजेस में होता है जिन्होंने 3 नवंबर 2007 के उबूरी आईनी हुक्म के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। बतौर जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल उन बेंचेस के सरबराह या रुकन रहे जिन्होंने मुतअद्दिद अहम मुकदमात की समाअत की और फैसले सुनाए। वो उस 3 रुकनी बेंच का भी हिस्सा थे जिसने वजीर आजम इमरान खान की अहलियत के हवाले से फैसला दिया। वो जस्टिस काजी फाइजीसा से मुतालिक सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरखास्त की समाअत करने वाले 10 रुकनी बेंच के सरबराह थे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम कोहाट, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर के मुख्तलिफ स्कूलों से हासिल की।
کولمبیا یونیورسٹی امریکہ سے BA اکنامکس کرنے کے بعد انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور برطانیہ ہی سے بارٹ لا کیا۔ 1983 میں وہ لاہور ہائی کورٹ اور اسی سال سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر انرول ہوئے۔ بطور وکیل جسٹس عمر عطا بندیال نے ٹیکس، کمرشل، بینکنگ اور پراپرٹی سے متعلق معاملات کی پریکٹس کی۔ لندن اور پیرس کے عالمی ٹریبیونلز میں بھی وہ وکیل کی حیثیت سے پیش ہو چکے ہیں۔ 4 دسمبر 2004 کو جسٹس عمر عطا بندیال نے لاہور ہائی کورٹ کے جج کا منصب سنبھالا۔ 2 سال تک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہنے کے بعد وہ جون 2014 میں سپریم کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ بطور سپریم کورٹ جج جسٹس عمر عطا بندیال نے دیوانی، ٹیکس، مفاد عامہ، بنیادی آئینی حقوق اور کاروباری تنازعات سے متعلق متعدد مقدمات کے فیصلے سنائے۔ سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد نے اقلیتوں کے حقوق اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، تجاوزات اور سینٹ انتخابات کے حوالے سے اہم مقدمات کے فیصلے سنائے۔ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک کی نامزدگی کا اعزاز بھی انہیں جاتا ہے۔ اعجاز حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو آن لائن فاصلاتی تعلیمی پالیسی کے جلد نفاذ کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ کے موقع پر صدر مملکت نے کہا کہ سستی تعلیم سے استفادے کے لیے جامعات ورچوئل تعلیمی نظام کو بڑھائیں۔ انہوں نے کہا کہ تکنیکی خلا پر کرنے اور تیز رفتار ترقی کے لیے جامعات اسکل ڈیولپمنٹ اور IT تعلیم پر توجہ دیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ نیفٹیک نے مصنوعی ذہانت، روبوٹکس، انجینئرنگ اور IT کے دیگر شعبوں میں پروگرام شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے مولانا ظفر علی خان کی صحافتی میراث پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ میڈیا کو ملک میں باوثوق اور غیر جانبدار صحافت کے فروغ کے لیے مولانا کے نظریات پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان نے اردو ادب اور ذمہ دارانہ صحافت کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک رول ماڈل تھے۔ میڈیا کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ مولانا کی تعلیمات قوم کی تعمیر اور فیک نیوز کے چیلنج پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس موقع پر صدر مملکت کو مولانا ظفر علی خان میموریل ٹرسٹ کی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان اور چین آزمودہ دوست، وقت کے ساتھ ساتھ دوستی اور تعاون کا یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی جہت ملی۔ پاکستان اور چین اب سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آغا مسعود خالد کی رپورٹ۔ چین اور پاکستان کی دوستی کا رشتہ منفرد ہے۔ باہمی احترام اور اعتماد پر قائم دونوں ملکوں کی تزویراتی شراکت داری خطے میں امن و ترقی اور استحکام کی علامت ہے۔ عالمی تناظر میں صورتحال کس قدر بھی پیچیدہ ہو، دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان اور چین کی قیادت اور عوام کے درمیان احترام اور محبت کا یہ رشتہ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کا باعث بن رہا ہے۔ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد پاک چین تعلقات کو نئی جہت ملی۔ وزیر اعظم عمران خان نے نومبر 2018 میں چین کا سرکاری دورہ کیا۔ ان کا بیجنگ میں پرتپاک استقبال دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کی علامت تھا۔ چینی قیادت کے ساتھ ملاقات میں معیشت، تجارت، ثقافت اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق ہوا۔ اپنے ملک سے غربت کے خاتمے میں چین دنیا کے لیے مثال ہے۔ وزیر اعظم کے دورے میں سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے حوالے سے چین کے تجربات سے استفادے پر بھی اتفاق ہوا۔ کورونا وبا سے قبل 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے چین کا 2 بار دورہ کیا۔ انہوں نے اپریل میں بیجنگ میں ہونے والے بیلٹ اینڈ روڈ فورم اور اکتوبر میں شنگھائی میں ہونے والی چین کی پہلی درآمدی نمائش میں شرکت کی۔ سی پیک صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کا اہم جزو ہے۔ اس موقع پر سی پیک منصوبوں پر مؤثر عمل درآمد اور نئے امکانات کا جائزہ لینے پر اتفاق ہوا۔ The Karakoram Highway merges into a network of modern highways that are part of the China-Pakistan Economic Corridor. These take you to the deep sea port of Gwadar, the point where the belt and road converge, and this impacts
not only Pakistan, but has an impact on all the economies of the entire region. किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम इमरान खान और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में होने वाले ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोरोना वबा की गैर मामूली सूरत हाल के दौरान बीजिंग का दौरा किया। चीनी क़यादत और अवाम ने मुश्किल की इस घड़ी में यकजहती के इजहार पर पाकिस्तान के इस इक़दाम को खूब सराहा। दोनों मुल्कों की क़यादत ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ भरपूर ताउन के अज़्म का इयादा किया। चीन सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी कर रहा है। चीन के साथ भरपूर यकजहती के इजहार के तौर पर वजीर आजम इमरान खान बीजिंग में होने वाली सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। इस मौके पर उनकी चीन के सदर शी जिनपिंग और दीगर चीनी क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। इलाकाई और आलमी अमूर हों या सलामती और खुद मुख्तारी के मामलात, पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की है। दोस्ती का यही रिश्ता इन्हें दूसरी अक़वाम से मोतबर बनाता है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मज़ीद खबरें आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मेरा नाम नदीम अंजुम है। मेरी मिसेस को दिल का मसला हो गया था और हमारा एक बहुत अच्छे प्राइवेट अस्पताल से कौमी सेहत कार्ड से इलाज हो रहा है। हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये सहूलत दी और हमारा इलाज अच्छे तरीके से हो रहा है। एहलियत की मालूमात के लिए अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर 8500 पर SMS करें। ब्रेक के बाद बात करेंगे नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम की, जिसका मकसद हर शहरी को सेहत की बेहतरीन मुफ्त सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर में इस प्रोग्राम के जरिए हर ख़ानदान को सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत दस्तयाब होगी। तफसील से आगाह कर रहे हैं शिराज दुरानी। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के बहावलपुर डिवीजन में आगाज से 3 अजला बहावलपुर, रहीम यार खान और बहावल नगर की 15 तहसीलों के 1 करोड़ 5 लाख अफराद यानी 100% आबादी मुस्तफीद होगी। ये मनसूबा सफ़ेद पोश तबका और ख़ास तौर पर गरीब व मुस्तहिक अफराद के लिए एक बड़ी नेमत है। अब खित्ते के अवाम को हंगामी सूरत हाल से निमटने या पेचीदा बीमारियों के इलाज मुआवजा के अखराजात पूरा करने के लिए अपनी ज़मीन, जानवर या कीमती अशिया फ़रोख्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि जिन्होंने हम जैसे गरीब लोगों को ये एक सहूलत बल्कि एक नेमत से नवाजा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपना सब चीज़ों को, उनके लिए ये बहुत आसानी हो गई है। इमरान खान साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सेहत कार्ड दिया हमें। अब हम इससे अपने बच्चों का फ्री इलाज करवा सकते हैं। सेहत कार्ड के जरिए बीमार खानदान या फर्द डिवीजन के 62 सरकारी या मुंतखब निजी अस्पतालों से अपना इलाज मुफ्त करा सकेंगे। कार्ड मिल गया, चलो उसके साथ आसानी हो जाएगी। अगे वेंदे से पैसे भरन से माल मनी वेचते इलाज करन हम बड़ा फायदा है इमरान खान कार्ड देते से। इस कार्ड का हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हम इलाज वगैरह कराएंगे। गरीब आदमी हम ऐसे इलाज नहीं करवा सकते थे। लाइफ में कभी भी अगर जो भी परेशानी होगी तो मुझे हॉस्पिटल जाने में या मेडिसिन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इमरान खान रहंदा पैसे शुक्रिया अदा करने कि वो मुफ्त इलाज थी बड़े धक्के खांदे से। बहावलपुर डिवीजन के अवाम को मिलने वाली इस सहूलत के बाद पंजाब की 63% आबादी को इस इनकलाबी प्रोग्राम में शामिल किया जा चुका है, जबकि बाकी 37% आबादी को भी अगले 2 माह में सेहत कार्ड की फराहमी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। अवाम को सेहत कार्ड के जरिए इलाज मुआवजा की मुफ्त और मयारी सहूलतों की फराहमी दरअसल फलाही रियासत के क़याम की जानिब अहम कदम है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पाकिस्तान और तुर्की ने दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्की के नायब वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास के इनेकाद से बाहमी ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान को दरपेश मुआशी और इंसानी बहरान के हल के लिए मुश्तरका ज़िम्मेदारी के तहत बैनुल-अक़वामी बिरादरी की मुआवनत नागुज़ीर है। उन्होंने मसला कश्मीर पर तुर्की की मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारिजा ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में तापी गैस पाइपलाइन मंसूबे और खित्ते में रवाबित की बेहतरी के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया।
دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو کی۔ نائب وزیر خارجہ نے خطے میں استحکام، خاص طور پر افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے بھرپور کردار کی یقین دہانی کرائی۔ کینیڈا کی ہائی کمشنر وینڈی گلمور نے بھی آرمی چیف سے راولپنڈی میں ملاقات کی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر بھی گفتگو ہوئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ طویل المدتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے شمالی علاقہ جات میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کینیڈین ہائی کمشنر کی کاوشوں کو سراہا۔ کینیڈین ہائی کمشنر نے خطے کے استحکام میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور تمام سطح پر تعاون کو مزید فروغ دینے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ذکر کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کا، جہاں بھارتی فوج نے گزشتہ ماہ جنوری کے دوران 22 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شہید ہونے والوں میں سے 4 کو جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ قابض فورسز کی طرف سے پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال سے 17 نوجوان شدید زخمی ہوئے۔ سیاسی کارکنوں، نوجوانوں اور طلباء سمیت 45 شہریوں کو گرفتار کیا گیا اور ان میں سے بیشتر کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 7 مکانات کو بھی تباہ کیا۔ جموں میں متعدد مسلمان خاندانوں کو ان کی آبائی زمینوں سے بے دخل کرنے کے بعد اب مودی کی فسطائی بھارتی حکومت نے سری نگر کے کئی علاقوں میں رہنے والوں کو اپنی زمینیں فوری طور پر خالی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سری نگر کے علاقوں HMT اور قمرواری کے مقامی لوگوں نے ان احکامات کے خلاف سری نگر کے پریس انکلیو میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور سکھ انٹلیکچوئل سرکل کے ایک وفد نے جموں کے علاقے روپ نگر میں گجر بکروال خاندانوں کے احتجاجی دھرنے میں شرکت کی۔ علاقے میں قبائلی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کیے جانے کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج جاری ہے۔ اس موقع پر حریت رہنما میر شاہد سلیم اور سکھ انٹلیکچوئل سرکل کے چیئرمین سردار نریندر سنگھ خالصہ نے کہا ہے کہ فرقہ پرست قوتیں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کرنے کے لیے مقامی لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے ایک بیان میں اقوام متحدہ، یورپی یونین، اسلامی تعاون تنظیم اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کرنے میں کردار ادا کریں۔ اور ناظرین، بھارتی مظالم کے شکار نہتے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 5 فروری کو یوم یکجہتی منایا جائے گا اور اپنے خون سے آزادی کی شمع روشن کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر، یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں جاری غیر انسانی لاک ڈاؤن کو 915 دن مکمل۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے کشمیری عوام کے تمام تر بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے کشمیریوں کی آواز کو دبانے اور تحریک آزادی کو کچلنے کی غرض سے بھارت کی دہشت گرد ریاست نے عوام کے حقوق سلب کر لیے، جس کے تحت زمین کی خرید و فروخت اور ملکیت میں حصہ داری بھارتی ہندوؤں کو مل گئی ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے سے کشمیری عوام کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں نیوکلیئر فلیش پوائنٹ سمجھا جاتا ہے۔ مودی سرکار کی فاشسٹ پالیسیاں دنیا بھر میں بے نقاب ہو چکی ہیں۔ انتشار اور خلفشار کا دوسرا نام مودی سرکار ہے۔ کشمیر اور پنجاب سمیت بھارت کے مختلف علاقوں میں آزادی کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہزاروں شہادتوں، عصمت دری کے واقعات اور بے نام اجتماعی قبروں کے انکشافات کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ کرفیو کے دوران انٹرنیٹ سمیت دیگر بنیادی سہولتوں سے کشمیری عوام کو محروم رکھا گیا۔ 5 فروری اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ آزادی کشمیر کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ بھارت میں اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف منافرت پر مبنی مہم کو سرکاری سطح پر حمایت حاصل ہے۔
سب سے بڑی ریاست اتر پردیش میں انتخابی مہم میں وزیر اعلیٰ یوگی نے مسلمانوں کے استحصال کو اپنے منشور کا حصہ بنا رکھا ہے۔ تفصیل جانتے ہیں وقار حیدر سے۔ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد اور قتل کے واقعات تو عام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مسلمانوں کا معاشی، سماجی اور تعلیمی طور پر بھی استحصال کیا جا رہا ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کو ہی لے لیجیے، جہاں مسلمانوں کی آبادی 23% ہے، جس میں 40.83% مسلمان ناخواندہ ہیں۔ حالانکہ اس ریاست میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، جامعۃ الفلاح، علامہ شبلی کا دارالمصفین اور شبلی کالج وغیرہ جیسے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ صرف 4.4% مسلمان ہی یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں۔ یو پی پبلک سروس کمیشن نے 2015 میں 521 امیدواروں کا انتخاب کیا، جن میں فقط 19 یعنی 3.65% مسلمان تھے۔ صوبے کی یونیورسٹیوں میں 1834 اساتذہ کی بھرتی کی گئی، ان میں صرف 57 مسلمان تھے۔ یو پی میں مسلمانوں کی اقتصادی، تعلیمی اور سماجی حالت کے بارے میں 76 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ ہے، جس کا عنوان ہے اتر پردیش میں مسلمانوں کا ترقیاتی دوڑ میں مقام اور پالیسی مضمرات۔ اس کے مطابق باقاعدہ یا منظم روزگار میں مسلمانوں کا تناسب 25.6% ہے۔ مسلمانوں کا ہر 5واں خاندان غریب ترین طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور فی کس ماہانہ آمدنی 752 روپے ہے۔ بے روزگاری کی شرح کے لحاظ سے مسلمانوں میں 2018-19 میں 9.95% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ وہ کارنامے ہیں جس پر یو پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بڑی ڈٹائی سے اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور اس پر یو پی کے رہنے والے کہتے ہیں پہلے مسلمانوں کی خوب ناز برداری ہو رہی تھی، جسے یوگی جی نے آ کر ختم کیا ہے، اور سب ہندو مسلمانوں کے استحصال پر خوش ہیں۔ وقار حیدر، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ہر پاکستانی کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے 14 فروری تک گھر گھر ویکسینیشن مہم شروع کی گئی ہے۔ 55,000 سے زائد ٹیمیں 12 سال سے زائد عمر کے تمام افراد کو ویکسین لگائیں گی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کی ہمراہ میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ اب تک 18 کروڑ افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ بوسٹر ڈوز لگوانے والے افراد کو کورونا ہونے کے باوجود کم مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ NCOC جو ہے اس نے ایک بڑی مہم کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر یہ مہم شروع ہونے والی ہے، اور اس کے اندر 55,000 سے زیادہ ٹیمز ہیں، موبائل ٹیمز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے یہ ویکسینیشن کریں گی، اور تو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے۔ یہ پہلا فیز یہ آج سے شروع ہو رہا ہے، یعنی 1 فروری سے، اور یہ 2 ہفتے تک جاری رہے گا۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ویکسینیشن ہے۔ عوام کو بوسٹر ڈوز بھی مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ اضافی ڈوز ہے وہ ضرور لگوائیے، یہ اضافی ڈوز بھی پہلی 2 ڈوزز کی طرح مفت ہوگی، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو یہ جو نیا اومیکرون قسم ہے اس وائرس کی، اس کے پھیلاؤ سے بھی بچائیں گے، اس کے مضر اثرات سے بھی ہم بچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے اپیل ہے کہ ویکسینیشن والے عملے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے بلوچستان میں بھی گھر گھر ویکسینیشن مہم کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل سے آگاہ کریں گے سرفراز شیخ۔ کورونا وبا کے خاتمے اور تدارک کے لیے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام اضلاع میں کورونا ویکسینیشن کا عمل منظم انداز میں جاری ہے۔ عوام کی صحت کے لیے کورونا وبا سے نجات کی قومی مہم کے ذریعے گھر گھر ویکسینیشن کے لیے محکمہ صحت بلوچستان بھرپور اقدامات بروئے کار لائے گی۔ ہر پاکستانی کورونا سے محفوظ کی مہم چلائی جا رہی ہے، اور یہ ٹیمیں تمام صوبوں میں لوگوں کو گھروں کی دہلیز پہ جا کے وہاں ان کو ویکسین مہیا کریں گی۔ یہ ویکسین ہی ہے جس کی بدولت پاکستان کے ہر فرد کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ جتنی زیادہ ویکسین لگائی جائے گی اتنا ہی ہم اپنی عوام کو کورونا سے محفوظ بنا سکیں گے۔ ہر پاکستانی کورونا سے محفوظ مہم کے ذریعے 12 سال سے زائد عمر کے ہر فرد کو ان کے گھر کی دہلیز پر ویکسین لگائی جائے گی۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں سب کو ویکسین کروائیں۔ قومی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ویکسینیشن ٹیموں سے مکمل تعاون کرتے ہوئے اپنے گھروں، محلوں اور گرد و پیش کے تمام افراد کو اس پر آمادہ اور قائل کیا جائے۔ کورونا کے خاتمے کے لیے ویکسین اور احتیاط ہی واحد ذریعہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد وبا کے خاتمے کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ سرفراز شیخ، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔
उधर आलमी सतह पर कोरोना के वार जारी हैं, ताहम गुज़िश्ता रोज़ मजमूई तौर पर मुस्बत केसेस में कमी देखी गई है। 24 घंटे के दौरान 22,34,800 केसेस रिपोर्ट हुए। इटली ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एक बार फिर पाबंदियां सख्त कर दी हैं और वैक्सीनेशन के बगैर अफराद को मुख्तलिफ सहूलियात से महरूम कर दिया जाएगा। इटली ने 50 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया है। भारत में हिंदुओं के एक बड़े इज्तिमा ने प्रयागराज इलाके में मजहबी त्यौहार मनाया। मुकामी पुलिस के मुताबिक 40 लाख से ज़ायद हिंदुओं ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और कोरोना SOPs की धज्जियां बखेर कर रख दी। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के कहने के बावजूद मास्क और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। हवा में उठा ले हौसला दिलों का बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 218 रन का हदफ दिया है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। मुल्तान सुल्तान्स ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 217 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 12 और सुहेब मकसूद 13 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद ने 31 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके लगाए। 78 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद रेले रोसो और टिम डेविड ने जारहाना बैटिंग करते हुए 110 रन का इजाफा किया। दोनों ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। टिम डेविड ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 71 रन की इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 6 चौके शामिल थे। रेले रोसो ने 6 चौकों और 4 चौकों की मदद से 67 रन बनाए और 9 आउट रहे। पाकिस्तान सुपर लीग न सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट में बेपनाह तब्दीलियां लेकर आया है, बल्कि इसके मुसलसल इनकाद से पाकिस्तान का जबरदस्त टैलेंट भी उभर कर सामने आया है। मजीद तफसील कराची से ज़िशान अहमद खान की इस रिपोर्ट में। HPL PSL दुनियाई क्रिकेट के उफक पर न सिर्फ एक चमकता सितारा है, बल्कि इस कामयाब लीग के प्लेयर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में टॉप रैंकिंग में सरफहरिस्त होकर मुल्क का नाम रोशन और मिल्लत को शाद किया है। T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट्स में टॉप पोजीशन हासिल करना कौमी क्रिकेट टीम के साथ साथ शायकीन के लिए भी काबिल फख्र और दिली मुसरत का बाइस है। PSL नो डाउट के बहुत ही जारी इनके बच्चे हो और अगर दुनिया में नंबर 1 जा रहे हो तो मुझसे ज्यादा खुशी किसकी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद है। टैलेंट उठाया है पूरे पाकिस्तान से और बड़ी अच्छी पाकिस्तान की जो है ये काविश है और इंशाल्लाह ये तसलसल इस तरह चलता रहेगा। ये दुनिया की नंबर 1 लीग है। जितनी लीग्स हो रही है सबसे नंबर 1 पाकिस्तान की प्रीमियर लीग है। हम तो खुद ही इंशाल्लाह दुबई से आए हैं, APSL कामयाब होने के लिए आए हैं। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। कोरोना वबा के बावजूद PSL 7 का कामयाब इनेकाद वतन अजीज के शहरों को करीब ला रहा है, साथ ही हम आहंगी और मुल्की सकाफत के फरोग का बाइस भी बन रहा है, जिसे बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पजीराई हासिल हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया भर में क्रिकेट का मकबूल तरीन ब्रांड बनता जा रहा है और यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बनने पर अपना फख्र महसूस करते हैं। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्टार क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। टीम मैनेजर आजम खान के मुताबिक शाहिद अफरीदी का एंटीजन टेस्ट मनफी आ गया है। शाहिद अफरीदी 3 फरवरी को मैच के लिए दस्तयाब होंगे। बुध को जैसन रॉय और जेम्स विंस भी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद अफगानिस्तान के नूर अहमद भी टीम का हिस्सा होंगे। विंटर ओलंपिक्स का आगाज 4 फरवरी से बीजिंग में हो रहा है। गेम्स में पाकिस्तान का एक एथलीट एल्पाइन स्कीइंग में शिरकत करेगा। अब तक होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी रही, इस हवाले से देखते हैं ज़िशान क़य्यूम की ये रिपोर्ट। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले 24वें विंटर ओलंपिक्स के लिए तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। 4 फरवरी से शुरू होने वाली गेम्स में 7 खेलों के 15 डिसिप्लिन्स के 109 मुकाबले होंगे। 2010 से पाकिस्तान मुसलसल सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा है। 2010 में कनाडा के शहर वैंकूवर में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तानी स्कीयर मोहम्मद अब्बास ने शिरकत की। उन्होंने मर्दों के जाइंट सलालम कैटेगरी में एंट्री दी और 79वें नंबर पर रहे। 2014 में रूस में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में पाकिस्तान
पाकिस्तानी स्कीयर मोहम्मद करीम मैदान में आए। उन्होंने जाइंट सलालम में हिस्सा लिया और 71वें नंबर पर टेबल का इख्तिताम किया। जनूबी कोरिया के शहर प्यांगचंग में 2018 में होने वाले विंटर ओलंपिक्स में 2 एथलीट्स ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मोहम्मद करीम ने जाइंट सलालम में 72वीं पोजीशन हासिल की, जबकि मर्दों की 15 किलोमीटर फ्री स्टाइल क्रॉस कंट्री स्कीइंग में सैयद हुमन की रैंकिंग 108वें नंबर पर रही। 2022 के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में मोहम्मद करीम और खातून स्कीयर मिया नूराह फ्रॉडवेल्स ने क्वालिफाई किया। ताहम खातून स्कीयर इंजरी की वजह से इवेंट से दस्तबरदार हो गयी और तीसरी मर्तबा मोहम्मद करीम अब एल्पाइन स्कीइंग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मोहम्मद करीम ने 3 माह इटली में प्रैक्टिस की है और इस मर्तबा वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। ज़िशान कयूब, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के आगाज में 3 दिन बाकी हैं। खेलों में हिस्सा लेने वाले निस्फ से जायद वफूद बीजिंग पहुंच चुके हैं। एथलीट्स की मसरूफियात और तैयारियों के हवाले से जानते हैं बीजिंग से ज़ुबैर बशीर की इस रिपोर्ट में। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के मुताबिक बीजिंग 2022 सरमाई ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले तकरीबन निस्फ से ज़ायद एथलीट्स चीन पहुंच चुके हैं। ये खिलाड़ी आराम के बाद ट्रेनिंग में मसरूफ हैं और मुकाबले के मुकामात से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने चीन की जानिब से फराहम की जाने वाली मयारी सहूलियात को बहुत ज्यादा सराहा है। मुकाबले में शरीक चीनी वफ्द कुल 387 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें 176 खिलाड़ी शामिल हैं। सरमाई ओलंपिक्स की तारीख में ये चीन का सबसे बड़ा वफ्द है। चीनी वफ्द बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के तमाम 7 बड़े इवेंट्स और तमाम 15 झैली मुकाबलों में शिरकत करेगा। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पहुंचने वाला रूसी वफ्द 461 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 212 खिलाड़ी शामिल हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में मुख्तलिफ ममालिक के 91 वफूद शिरकत करेंगे, जिनमें 2880 खिलाड़ी शामिल हैं। मुकाबलों की तैयारियों में मसरूफ बीजिंग पहुंचने वाले खिलाड़ियों की अक्सरियत इंतजामात पर खुश दिखाई देती है। खेलों की तैयारियों में मसरूफ ये गैर मुल्की मेहमान एथलीट्स मुकाबलों के जल्द इनकाद के मुंतजिर हैं। ज़ुबैर बशीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बीजिंग। खेलों से इतना ही, अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको यहाँ आगाह करेंगे कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने नीदरलैंड्स और किर्गिज़स्तान के वज़राए ख़ारिजा के साथ टेलीफोनिक राबते में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और अहम अबूर पर तबादला ख़याल किया। डच वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने का ख्वाहां है। डच कंपनियां पाकिस्तान में ज़राअत, तामीरात, तवानाई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। किर्गिज़स्तान के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तालीम और सकाफ़त के शोबों में ताउन को बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए बराह रास्त फ़ज़ाई और अवामी रवाबित का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। और नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि मुस्तहिक तलबा को आला मयार की डिजिटल तालीम की फराहमी के लिए इस्लामाबाद में वजारत तालीम और निजी मोबाइल कंपनी टेलीनॉर के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए। तालीमाबाद मॉडल वर्चुअल स्कूल मुल्क का पहला अवार्ड याफ्ता प्लेटफॉर्म है जो यकसा कौमी निसाब पर मबनी डिजिटल तालीम फराहम करता है। इस मौके पर वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि यह मनसूबा डिजिटल पाकिस्तान और डिजिटल तालीमी निज़ाम के हमारे ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में बहुत बड़ा कदम है। इसी के साथ खबरनामा हुआ मुकम्मल। मनाज़िर हुसैन, नाज़िया कमल और हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।